नमस्कार, मैं अशोक व्यास और हैं कलकत्ता में बैठे हुए एक ऐसे मनीषी से, एक ऐसे चिंतक से, एक ऐसे भारत प्रेमी से और एक ऐसे विद्वान से जिनका भारत प्रेम और अपने भीतर संजोई हुई समृद्धि को बांटने की करुणा उन्हें फिर हमारे पास ले आई है आज। और आज के सेशन में as we begin, we will be talking in Hindi and English both. I would take this opportunity of first welcoming my guest Pramod Shah ji. Pramod ji, नमस्कार, स्वागत है आपका. नमस्कार। And Pramod ji, in your presence, I want to mention that you are not only expert in the field of finance as a CA or CPA as we call that here. You have also studied thoroughly Indian history, and you were guided to also compile and edit a wonderful book which is published in 3 volumes. So before we open up for today's session, where we'll be walking with you, taking the help of the lamp which your tapasya has made available to you, तो वो प्रकाश आप हमारे साथ लेके चलेंगे. उसके पहले हमारे कुछ दर्शक जो आज आपसे जुड़ रहे हैं, ये जो पुस्तक आपने पॉलिटिकल रिलीजियस कॉम्बिनेशन वाली निकालने का सोचा, व्हाट वाज द आइडिया एंड हाउ डू यू फील ओवरऑल अबाउट दिस वॉल्यूम? देखिए, आइडिया ये था कि भारत की जो संस्कृति है और हमने बचपन से देखी थी, उसमें हिंदू मुसलमान सब हम लोग हिल-मिल के रहते थे। बचपन में ही उनका घर पे आना-जाना था। कभी इस तरह के लड़ाई-झगड़े जहाँ हम हैं गाँव के झुंझुनू के वहाँ देखा नहीं हमने कभी। कलकत्ते में आके सब देखा तो अच्छा नहीं लगा उसकी हमने बचपन में आ गए थे, तो स्टडी करने की कोशिश की चक्कर क्या है, ये क्या मामला है, ऐसा क्यों है? तो बस अध्ययन करते गए तब 18 शताब्दी तक पहुँचे ना, तब कुछ बातें समझ में आई। तो मैंने कहा ये जो बातें समझ में आई है, मैं औरों से भी बाँटूँ, उनको भी पता चले। बस यही है उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं। तो विधिवत बातचीत जब हम शुरू करेंगे आपके साथ, इतिहास के कुछ पन्नों को पलटेंगे, पर आपने जब कहा कि कुछ बातें समझ में आई, तो बहुत मोटा मोटी अगर आप 2-3 बातों का उल्लेख करना चाहें, क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि एक तो अंग्रेजों की जो नीति थी कि दोनों संप्रदायों को एकदम डिवाइड रखा जाए, अलग रखा जाए, तो हम उन पर और अच्छी तरह शासन कर सकेंगे। कुछ तो उन लोगों के मन में बातें पहले से थी कि मुसलमान बाहर से आए, हम पर राज कर रहे हैं, वो है, तो कुछ तो हिंदू वैसे ही उनमें भावना थी और कुछ मुसलमानों में ये भाव था कि हम तो राजा थे इतने सालों से, हिंदुस्तान तो हमारा है। तो इन भावनाओं को, दोनों की भावनाएं जो थी, उनको अंग्रेजों ने समझा और ये समझ में आया उनके 1857 के बाद जो फाइट हुई थी, विद्रोह हुआ था सिपाहियों का, कि इनको अलग करके ही हम राज कर सकते हैं। उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया, तो उसका फल जो है आगे मिलता है। तो ये जो फूट डालकर राज्य करने वाली नीति की बात हम अक्सर सुनते रहते हैं, इसमें एक तरफ जो अंग्रेजों की भूमिका है वो है, दूसरी तरफ क्या स्टैंड हिंदू समुदाय ने लिया, क्या स्टैंड मुस्लिम समुदाय ने लिया, उसके बारे में भी हम चर्चा आज के संदर्भ में बहुत सुनते हैं। पर वो विषयांतर हो जाएगा, अभी हम एक क्रम को लेकर चलते हैं. तो पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे, हमने 1857 से 1919 के कालखंड के बारे में जो भारतीय इतिहास की चर्चा की थी. आप उस तरफ यदि थोड़ा उसका सारांश हमारे दर्शकों तक फिर से आप बांटें कि मोटा मोटी क्या बात थी जो विशेष आपको लगता है कि याद की जानी चाहिए और कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता है, ये जो कालखंड रहा है भारतीय इतिहास में 1857 से 1919 का. क्या है कि उन्होंने बहुत गंभीर अध्ययन किया अंग्रेजों ने भारत की मानसिकता का, यहाँ के लोगों की आस्था का, यहाँ का क्या धर्म है और किस तरह ये लोग धर्म के प्रति संवेदनशील है।
इनका सामाजिक ढांचा क्या है, तो उन्होंने शिक्षा पद्धति है, पहले उसको बदला। 3 विश्वविद्यालय खोले, फिर अपने हिसाब से शिक्षा देना शुरू की कि वो जो पढ़कर आए, वो अंग्रेज़ों की तरह सोचना शुरू कर दें। एक तरफ वो किया, फिर कानून बनाया टैक्स वगैरह का 61 में, और फिर कांग्रेस बनवाई 85 में, जो उनकी बात कैस के राजनीतिक तरीके से। तो इस तरह अलग तरीकों से उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश की। अच्छा, अब ये क्या है कि जी। प्रति प्रश्न के बिना बात आगे बढ़ती नहीं है। आप बहुत सहजता से एक वाक्य कह गए कि उन्होंने कांग्रेस बनवाई। तो कांग्रेस एक ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली इवॉल्व नहीं होके उसमें अंग्रेजों की कुछ भूमिका देखते हैं आप? जी, 1885 में जो कांग्रेस बनी, तो कोई भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लिए नहीं बनी थी। वो तो भारत के लोगों को अंग्रेजों से जोड़ने की, जी उनकी जो नीतियां है, राजनीतिक नीतियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाए। तो एक तरह से वो उनको उनके काम में एक सुविधा प्रदान कर रही थी। जी। कोई भी इस तरह की बात नहीं थी, कोई जनता की आवाज पहुंचा रही थी कि प्रोटेस्ट पहुंचा रहे, ऐसी कोई बात नहीं, तो ऐसा ऑर्गेनाइज कोई काम नहीं किया उन्होंने। जी। तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को सुविधा हो जाए कि किससे डील करना है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से जी। लिया गया। जी, एक दूसरे की बातें मतलब एक लिंक का काम कर रही थी वो। जी जी इन्होंने फ्रीडम फाइटर शुरू किया तो 1919 में जब गांधी आए, उस जी समय फुल फाइट हुई। पहले तिलक कर रहे थे, जी उसके पहले तिलक कर रहे थे, लेकिन शुरुआत जो थी कांग्रेस की, मेरा इशारा उस ओर है कि जब शुरुआत हुई थी 85 में, 1885 में, तब वो कोई फ्रीडम फाइट की पार्टी नहीं थी, मेरा मतलब उससे है। तो हमारी हिस्ट्री आप रिफ्रेश करें, उस वक्त कौन मेन लीडर्स थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 के समय से लेके और 1919 तक कांग्रेस को लाने का जिस भी रूप में है, तो श्रेय किसको जाता है? देखिए, उस समय तो अब श्रेय जो जाता है जो फ्रीडम फाइट में आने का, वो बाद में तिलक वगैरह जाता है। पहले तो तैयब साहब थे और कई लोग थे, एंड्रू साहब थे, तो वो लोग जो है ना, इतने वो ये नहीं थे कि भाई भारत के लिए कुछ कर रहे हैं। जी वो एक राजनीतिक ढांचा, ये भी नहीं कि भारत के खिलाफ काम करे, ऐसा नहीं है, जी। ऐसा नहीं है। लेकिन भारत में एक राजनीतिक सुविधा से काम होता रहे, ठीक से दिक्कत ना हो, वो जनता और दोनों की एक मेल दे, उस हिसाब से काम किया। कहीं भी ये नहीं कि देशद्रोह का काम कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं था। अब जब आप कह रहे हैं, जी माफी चाहता हूँ, जब आप देशद्रोह की बात कर रहे हैं तो अक्सर ये विचार आता है कि जो भारत का स्वरूप है, जो राष्ट्रीय पहचान है, वो कमोबेश पहले भी रही थी, स्वाधीनता के पहले भी। इसके बारे में आपका अध्ययन जो इतिहास का है वो क्या कहता है? भारत की पहचान, जी, भारत एक राष्ट्रीय पहचान, जैसे आपने कहा ना कि वो देशद्रोह नहीं कर रहे थे, मतलब आपके अचेतन में ये बात स्पष्ट है कि देश के रूप में भारत की पहचान थी। हाँ, भारत की पहचान सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में तो सदियों से है। और यहाँ देश दोष मतलब यह है कि कोई देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे थे वो, जी कि अंग्रेजों की कोई वैसे कर रहे थे। खाली वो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, तो उनको पॉलिटिकल सुविधा हो जाए काम करने की, और जनता के बीच में लिंक हो जाए, वो काम था। अच्छा। मेरा तो मतलब वो है। जी, अब जब मेरे जैसा विद्यार्थी क्योंकि साथ, कांग्रेस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि फ्रीडम फाइट की पार्टी, जी सही जो बात। कि ये शक्ल बाद में ली जाकर के। तो जब मेरे जैसा विद्यार्थी आपके साथ बैठा हो प्रमोद जी, तो प्रश्न ये आ जाता है कि जो आप सांस्कृतिक पहचान कह रहे हैं, उसमें जो भारतीय संस्कृति का प्रवाह है उसको लेकर एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान है। तो उसमें जो मुस्लिम समुदाय है वो उस पूरे स्पेक्ट्रम में क्या उनका उनका स्थान रहता है, क्या रोल रहता है? क्योंकि जो हम गंगा जमनी तहजीब की बात आजकल बहुत सुनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस प्रवाह के साथ जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में आप कुछ बताएं। बात यह है कि
दो विचारधारा हमेशा चली। जी एक सेक्शन मुसलमानों को ऐसा था जो बराबर भारतीय संस्कृति के अनुरूप काम कर रहा था, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, जी चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, या सामाजिक में आना जाना लोगों का था, तो वो मिलजुल कर काम कर रहे थे। जी तो मोटे तौर पे देखा जाए तो शुरुआत में जब मुसलमान आए तब मामला दूसरा था। जी बाद में मुगलों का शासन रहा, अंग्रेज जब तक आए ना, तब तक दोनों में काफी आना जाना शुरू हो गया था, जी और बहुत से काम मिलकर भी किए गए हैं। तो वो कल्चर में ये तो थी, मुसलमानों का अपनी एक अलग आइडेंटिटी थी। जी उनका धर्म अलग, उनकी पूजा पाठ के तरीके अलग, उनकी पहचान अलग, जी पहनावा अलग, वो जी सब तो था। जी इन सब के बावजूद भी एक मेल जोल था आपस में, जिसे हम गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। चलिए, तो उस मेलजोल की बात को थोड़ा और हम आने वाले समय में उसका क्या स्वरूप बन रहा है और क्या बनना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा चिंतन और विमर्श हम करेंगे। पर हम इतिहास के कुछ और पन्नों की तरफ अगर क्रम से चलते हैं तो हाँ, तो मैं 1920 से। जी जब आप। 1857 से बात कर रहा था, जी अंग्रेजों ने एक तो वो काम किया, और भारत में एक तरफ समाज सुधार बहुत जोर से होता है। जी इधर स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब थे। उधर मुसलमान में सर सैयद अहमद साहब, और ये लोग मिलकर के अपने अपने समाज को एक एक नई दिशा दे रहे थे बदलाव के हिसाब से। जी लेकिन सर सैयद अहमद साहब का यह मानना था कि अंग्रेज वापस नहीं जाएंगे, अपने को उनका सपोर्ट करना चाहिए। वो कांग्रेस सपोर्ट नहीं करते थे। जी जबकि सर तैयब जी वो कांग्रेस सपोर्ट करते थे। जी और 88 में 1888 में यह महसूस किया सैयद साहब ने। एक बात उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं। 1888 में वो कहते हैं कि भाई वन कंट्री टू नेशंस, जी तो वो थ्योरी आती है। लेकिन अभी तक कोई राजनीतिक मनमुटाव नहीं था, ऐसा कि भाई राजनीतिक फाइट नहीं थी। जी 1905 में जाकर के वो उन्होंने बंगाल भंग किया, डिवीजन किया बंगाल का। 1900 मुस्लिम लीग खोली, 1909 हिंदू सभा खुलती है, 1900 लखनऊ पैक्ट होता है, 1900 जलियांवाला बाग होता है। कुछ तक कई बातें होती है। जी तो बाद में जब ये चीजें बढ़ती है तो एक जो महत्वपूर्ण पेड़ जो आता है बाद का, जी वो देखिए इसमें अपने 1920 तक आते हैं। तो 1906 में क्या किया, 1892 में एक चुनाव करवाया था उन्होंने प्रोविंशियल यूपी में। जी इसमें मुसलमानों की 14% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उनको एक सीट नहीं मिली थी। जी तो 1906 में आगा खान ने कहा कि साहब ये हम लोग अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग तो एक सीट नहीं मिलेगी, तो हमको अलग से एक इलेक्टोरेट बनाया जाए मुसलमानों का। जी तब मुस्लिम लीग बना करके मुस्लिम के लिए अलग से एक सीट अलॉट कर दी थी। 5 सीट तो रिजर्व कर दी थी उनकी 1909 में जो इलेक्शन हुआ उसमें। अच्छा और 60 में 27 सीटें अलग से रिजर्व कर दी, अलग से वो इलेक्टोरेट बना दिया कि इसमें खाली मुसलमान फाइट करेंगे। अच्छा एक तरफ 5 सीट दे दी रिजर्वेशन की, 27 अलग से केवल मुसलमान फाइट करेंगे। वो मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीग के भी हो सकते हैं और कांग्रेस के भी हो सकते जी हैं। और बाकी सीटों पे जनरल इलेक्शन, जनरल और ज्वाइंट इलेक्शन, और ज्वाइंट में मुसलमान पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बनाया उन्होंने। और 1916 में जो पैक्ट बना उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, आपस में एग्री किया कि 1/3 प्रतिनिधित्व मुसलमानों को मिलेगा सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा और उनके प्रपोजल के हिसाब से बाकी जो प्रोविंशियल इलेक्शन उसमें मिलेगा। और 1919 में क्या कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने 1909 में तो खाली मुसलमानों का था, और 1909 में सिखों को दे दिया, यूरोपियंस को दिया, एंग्लो इंडियंस को दिया, और इंडियन क्रिश्चियंस को दिया। वो भी उनका भी अलग रिजर्व कर दिया। फिर 1928 में जो इलेक्शन से बात चली ना, रिफॉर्म की बात चली, तो कांग्रेस ने 1/3 वाली बात जो थी उनको वो नहीं मानी। जी
1932 में कम्युनल अवार्ड आता है, जिसमें उन्होंने वो पहले जो थे मुसलमान, सिख, वो सब, उनके अलावा 3 और जोड़ दिए, फॉरवर्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास और बुद्धिस्ट। जी। जब डिप्रेस्ड क्लास की बात आई ना, तब गांधी ने बड़ा विरोध किया इसका। ये तो मुसलमानों को अलग करने की बात आ गई, हम्म। जिसे आजकल दलित कहते हैं। जी। डॉक्टर अंबेडकर का ने तो होना चाहिए। हम्म। फिर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की सहमति हुई कि अपने अपने हिंदू रखते हैं, हिंदुओं में हमको सीट जो है ना, तो डिप्रेस्ड क्लास रख लेते हैं, अलग से नहीं करके। तो इस तरह की बातें भी की गई थी, जिसे अपने अलग से ये हुआ था। और उसके पहले 1928 में साइमन आए थे, ये वहां मैं 7 लोग जी आए थे। प्रमोद जी एक मिनट, हाँ जी। मैं एक बात और थोड़ा आपसे स्पष्ट इसके बारे में होना चाह रहा था। आपके अध्ययन के अनुसार जैसे मुसलमानों में से आगा खान, उनका नाम आपने लिया और फिर उन्होंने कहा कि हमारे 14% थे पर हमारी सीट नहीं आई, और तो यानी ऐसा एक स्वर था, ऐसी एक आवाज़ थी जो मुस्लिम हितों के बारे में पक्ष प्रस्तुत कर रही थी। हाँ जी। इस समय में जैसे कि उन्होंने जब 27% भी दे दिया, वो चाहे कांग्रेस के हों या मुस्लिम लीग के हों, तो एक तरह से अगर आज आप मुड़कर देखते हैं और ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के हित में से कुछ निकाल के इस तरफ दिया जा रहा था, ऐसा एक दृष्टि बनती है। आप उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन उस वक्त हिंदू हित के बारे में सोचकर ब्रिटिश सरकार के सामने वो पक्ष प्रस्तुत करने वाला कोई विमर्श, कोई डायलॉग कहीं रहा हो, कोई ऐसा नेता रहा हो, वो आपको आपके अध्ययन के दौरान सामने आया क्या? नहीं, वो क्या है कि उनको ऐसा लगा अंग्रेजों को कि मुसलमान सही कह रहे हैं। वो कहते थे, एक तो पहले हम राजा थे हम लोग तो, एक तो अच्छा। वैसे हमारा हाथ चला गया, हाँ। तो हमको मिलना चाहिए। तो उनको लगा कि ठीक है, मिलना चाहिए, तो कोई बहस की बात ही नहीं। हम्म। अच्छा, अब इसमें ये वाली जो बात है ना, और खास करके हम इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे मैं मुगल काल की अनदेखी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले तो ऐसा था ना कि जो थे वो मुगल नहीं थे। तो अब अगर आप ये वाला लॉजिक लेके चलें कि हम पहले राज्य कर चुके हैं, तो वो तो बात हिंदुओं पर भी आ जाती है कि नहीं आती है? नहीं, रिसेंटली जो है, दरअसल 300 साल तक तो गुलाम रहा लुटेरों के दौरान। जी। 1206 से लेकर के जब तक बाबर आए, तब तो लुटेरे थे, आ रहे जा रहे थे। वो तो अकबर आके वहां पे यहाँ पे है फाइनली आकर के। ठीक है। तो जब ये कहा जाता है हम राज कर रहे थे, तो जो युग बीता है रिसेंटली 100-200 साल, उसी की बात होगी। लास्ट राज कौन कर रहा था? जी। जी। उनको लगा ना कि 1206 में हम लोग आए थे, हम्म। और आज 47, तो 750 साल हो गए, 600 साल हो गए, तो हम राज हमारा चला गया, तो हमको मिलना चाहिए। वरना हम तो हिंदू लोग जो है ना, वो बहुसंख्यक है, हम तो कहीं आ ही नहीं सकेंगे पावर में। तो हम्म। अंग्रेजों को लगा ये ठीक कह रहे हैं, और कुछ वो चाहते भी थे कि डिवीजन हो। हम्म। अच्छा, ये कुछ जो वो जी। क्योंकि देखिए, इसलिए 1906 में जब इकबाल जाते हैं इंग्लैंड, और 1909 में 3 साल बाद वो मुस्लिम लीग के लीडर बन के निकलते हैं। वहां मुस्लिम लीग को अंग्रेज जो है ना बढ़ावा दे रहे थे। जी। आपको एक बात सुनकर ताज्जुब होगा कि 1904 में इकबाल लिखते हैं, सारे जहां के अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जी। तराना है हिंदी, हिंद का तराना। जी। और 1909 में लिखते हैं तराना है मिल्ली। जी। मिल्ली कहते हैं राष्ट्र को, जी। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत। हाँ हाँ। चीनो हर हमारा वो हिंदुस्तान, और मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा। हम्म। इसका एक रिकॉर्ड निकला उस जी। कंपनी का, उस समय हाँ हाँ। मेगाफोन कंपनी का रिकॉर्ड निकला। हाँ हाँ। तो ये इकबाल की ये नज़्म दोनों तरफ है रिकॉर्ड के, हम्म। और उस पर लिखा हुआ है कि नेशनल सॉन्ग। जी। मेरे एक दोस्त ने फोन किया कुछ दिन पहले, मुझे पता नहीं था। उसने कहा 1912 या 13 में रिकॉर्ड निकली है, वो कोई जी। प्यारेलाल ने गाई है। इस तरह उसका नेशनल सॉन्ग लिखा था। ये गाना नेशनल सॉन्ग कैसे हुआ? हम्म। उससे तो बात आजाद था ही नहीं, नेशनल हुआ कैसे? हाँ।
तब मैंने कहा यहाँ नेशनल ये साउंड नहीं, ये नाउन नहीं है, यहाँ नेशनल एडजेक्टिव के रूप में है, राष्ट्रीय गीत। उस नज्म का नाम ही राष्ट्रीय गीत है। अच्छा। तो इसलिए नेशनल सॉन्ग। तो उस समय रिकॉर्ड निकाली गई थी वो, कि मुस्लिम मतलब ये भावना फैलाने के लिए ये काम उस समय शुरू कर दिया था। अंग्रेज चाहते भी थे कि दूर रहे। तो अंग्रेज़ों का अपना एक नज़रिया था, और मुसलमानों की अपनी एक नीति कह दीजिए, या जैसे ये राष्ट्रगीत का, तो उनके राष्ट्र का अर्थ अलग है कहीं, या रहा अच्छा, होगा, वो बात भी है। पर हम भारत के इतिहास को आपके साथ बैठकर जब समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ कुछ ऐसे संदर्भ हैं जो लगता है कि आज से बहुत अधिक संबंध रखते हैं। उस क्रम में जो कम्युनल अवार्ड और साइमन कमीशन, ये वाला जो संदर्भ है, वो थोड़ा आप बताएंगे? हाँ, साइमन कमीशन जो है ना, वो 7 लोग आए थे हमारे इंग्लैंड से प्रतिनिधि, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए, जी। किंतु उसमें एक भी भारतीय नहीं था। जी। तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने विरोध किया कि भाई कोई भारतीय नहीं है, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जी। तो साइमन का बहुत विरोध हुआ, साइमन गो बैक गो बैक। लाजपत राय हाँ। जब विरोध करे थे पंजाब में, वहां लाठी पड़ी, वहीं उनकी मौत हुई थी अच्छा। साइमन अच्छा। की। तो बाद में वो चले गए और 1830 में रिपोर्ट दी थी। वो जो कॉमनवेल्थ अवार्ड से मिलती जुलती रिपोर्ट उन्होंने दी कि इस तरफ इलेक्शन होने चाहिए। हम्म। तो अच्छा। प्रमोद जी, आपका यदि अध्ययन इस बारे में हो कि लाला लाजपत राय जी के और महात्मा गांधी जी के बीच में कोई इंटरेक्शन हुआ हो, और दूसरा, यदि कोई ऐसा संदर्भ आता हो जिसमें लाला लाजपत राय जी की साइमन कमीशन के विरोध में, लाठी के बाद में उनका जो प्राण त्यागना हुआ, उसके बारे में गांधी जी ने कुछ कहा हो, ये यदि आपको स्मरण है? ये मैंने ध्यान दिया नहीं इसको क्या जी। था, जी। तो मेरा फोकस उस पर था ना। हाँ। हालांकि लाला लाजपत राय उग्र मतलब उग्र समूह के नेता थे। जी। और गांधी जी शांति दोनों का विचार, दोनों विचारधारा अलग थी एकदम। हाँ। हाँ। इसीलिए मैं खास पूछ रहा था। पर दूसरा संदर्भ ये आता है, जब ये साइमन कमीशन का प्रभाव क्या हुआ भारतीय राजनीति कह दें, या भारत की स्थिति पर, और 1937 जो है वो बड़ा एक महत्वपूर्ण बरस भारतीय इतिहास में जो माना जाता है, हाँ, उसके क्या बड़ा क्या, जी, कारण उसके क्या क्या आपको देखिए। लगता है? जी। हाँ, 1937 वाली बात जो है ना, जी। वो वो बड़ी नाजुक बात है। जी। वो बात ये है कि इसमें 1835 1835 के हिसाब से इलेक्शन हुआ था। जी। 1835 हम्म। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जी। उसके अनुसार ये इलेक्शन हुआ। हम्म। तो उसमें साइमन कमीशन ने भी रिपोर्ट दी थी, जी। और कॉमनवेल्थ अवार्ड में जो आया ना, उसमें रिजर्वेशन रख दिया गया था जी। इन सब के लिए, मुसलमानों के, सिख के लिए, बुद्धिस्ट के, यूरोपियंस के लिए। तो मुसलमानों के लिए 482 सीट अलॉट थी 37 इलेक्शन में। जी। उसमें कांग्रेस के लोग कैंडिडेट मुसलमान थे और मुस्लिम लीग के भी थे। तो कांग्रेस ने उस समय 58 सीटों पर लड़ा था। 482 से में 58 सीट कांग्रेस ने फाइट की थी, तो 26 सीट जीती थी, यानी मुसलमान के हिसाब से। हम्म। और जिन्ना को मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी 102 सीट। 482 जो मुस्लिम कोटे की सीट, जी। लेकिन टोटल सीट थी 1771। जी। उससे कांग्रेस को मिली 706 जी। और मुस्लिम लीग को मिली 102। हम्म। तब मुस्लिम लीग ने कहा भाई आप लोग जो है ना, हमको कोयलेस में ले लीजिए। हम्म। उसमें क्या, ये प्रोविंस के इलेक्शंस थे, सेंटर के नहीं थे। जी। तो कई प्रोविंस, बिहार, बम्बई, यूपी, सीपी, उड़ीसा, इस तरह के जो, पंजाब, वहां पे सब इलेक्शन होते थे। जी। ये ये उन इलेक्शन से बात कर रहा हूँ आपसे, वो अलाउ कर दिया था।
अच्छा अच्छा। ब्रिटेन में। सेंटर का नहीं किया था, प्रोविंस की प्रोविंस आप लोग मैनेज की। तो अधिकांश प्रोविंसेस में कांग्रेस का पावर आ गया था। जी तो जब उन्होंने मना कर दिया कांग्रेस, पंडित नेहरू ने, कि ना हम लोग कोalition नहीं जाएंगे, तो वहां कई लोगों ने ये कहा कि यदि पंडित नेहरू मान लेते इनकी बात, जिन्ना की, जी तो शायद, अभी नहीं मानेंगे तो इनका इम्पैक्ट खराब आएगा। उस समय कहा हो सकता है आगे जाकर के एक डिवीजन की भावना और बढ़े, उनको मान लेनी चाहिए, पर माने नहीं। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसका विरोध हुआ मुसलमानों द्वारा। अब तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जी। तब पाकिस्तान का जोर पकड़ा, इसका मूवमेंट पाकिस्तान का, हम्म, कि अब तो हमारे पास सिवाय अलग हमारा एक इलाका हो, एक देश हो, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप जब ये जोर पकड़ने लगा? 1937 के बाद।